हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोच रहा था कि आज हम हैरी पॉटर और सोर्सेस ऑफ स्टोन की कहानी पढ़ें। तो मैं सोच रहा हूँ कि नरेशन करूँगा मैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी में ही पीडीएफ है मेरे पास। मैंने पढ़ी भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पढ़ के देख लिया जाए। तो शुरू करते हैं। अध्याय 1। वह लड़का जो जिंदा बच गया। प्रिविट ड्राई के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस डर्ली गर्व से कहते थे, हम तो पूरी तरह सामान्य लोग हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लोग किसी रहस्यमय या अजीब चीज़ में उलझ सकते थे, क्योंकि वे इस तरह की बेतुकी बातों से दूर ही रहते थे। मिस्टर डर्ली ग्रीनिंग्स नाम की कंपनी में डायरेक्टर थे, जो ड्रिल बनाती थी। मिस्टर डर्ली मोटे तगड़े थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं, हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। मिसेस डर्ली सुनहरे बालों वाली दुबली महिला थी और उनकी गर्दन सामान्य से लगभग लंबी थी। यह लंबी गर्दन उनके बहुत काम आती थी, क्योंकि वे बगीचे की मुंडेर के पार तक झाँक करने में और पड़ोसियों की जासूसी करने में अपना बहुत सा समय बिताती थी। उनका एक छोटा सा बेटा भी था, जिसका नाम था डर्ली, और मिस्टर और मिसेस डर्ली का मानना था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा हो ही नहीं सकता। उनके पास वह सब कुछ था जो वे चाहते थे, पर उनकी ज़िंदगी में एक रहस्य भी था, और उन्हें सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता था कि कहीं वह रहस्य किसी को पता ना चल जाए। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि अगर किसी को पॉटर परिवार के बारे में पता चल गया तो उनका क्या होगा। पॉटर मिसेस डर्ली की बहन थी, परंतु वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच तो यह था कि मिसेस डर्ली सबको यही बताती थी कि उनकी कोई बहन ही नहीं थी, क्योंकि उनकी बहन और उनका निकम्मा पति उन लोगों से उतने ही अलग थे जितना अलग होना संभव था। यह सोचकर ही डर्ली पति पत्नी के होश हो जाते थे कि अगर पॉटर पति पत्नी उनकी गली में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या कहेंगे। वे जानते थे कि उनका एक छोटा सा बेटा भी था, पर उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। यह बच्चा भी एक बड़ा कारण था जिस वजह से वे पॉटर पति पत्नी से दूर रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि डर्ली इस तरह के बच्चों से मिले जुले। जब मिस्टर और मिसेस डर्ली उस बोझिल मंगलवार को सोकर उठे जहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, तो बादलों से भरे आसमान को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि पूरे देश में अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं जल्दी ही होने वाली हैं। मिस्टर डर्ली ने ऑफिस जाने के लिए गुनगुनाते हुए अपनी सबसे बोरिंग टाई निकाली और मिसेस डर्ली चहकते हुए इधर उधर की बातें करती रही। इसके साथ ही वे हल्ला मचा रहे डर्ली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने के लिए उसके साथ कुश्ती भी लड़ती जा रही थी। उनमें से किसी को भी यह नहीं दिखा कि एक बड़ा सा भूरा उल्लू उनकी खिड़की के पास से पंखा फड़फड़ाते हुए गुजर गया। 8:30 बजे मिस्टर डर्ली ने अपनी ब्रीफकेस उठाया, पत्नी का गला थपथपाया और डर्ली को चूमने की कोशिश की, परंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि डर्ली उस समय झूला रहा था और अपना नाश्ता दीवार पर फेंक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर डर्ली ने घर से निकलते समय हंसकर लाड़ से कहा। वे अपनी कार में बैठे और 4 नंबर के पोर्च से बाहर आ गए। सड़क के मोड़ पर डर्ली को पहली अजीब चीज़ दिखी, एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। एक पल को तो वे डर्ली यह समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सिर झटका और दोबारा देखा। एक भूरी बिल्ली प्रिवेट ड्राइव के मोड़ पर खड़ी थी, परंतु नक्शा कहीं नहीं दिख रहा था। उनके दिमाग में भी ऐसे अजीब विचार आ जाते हैं। हो सकता है रोशनी की वजह से उनकी आंखों को धोखा हुआ हो। मिस्टर डर्ली ने आंखें झपकाई और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरा। जब मिस्टर डर्ली मोड़ पर मुड़े और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने कार के शीशे में बिल्ली को देखा। बिल्ली अब उस साइन बोर्ड को पढ़ रही थी जिस पर लिखा था प्रिवेट ड्राइव। नहीं, वह साइन बोर्ड को देख रही थी। बिल्लियाँ ना तो नक्शे देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर डर्ली ने अपनी कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वे शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं था, ड्रिल के उस बड़े ऑर्डर के सिवाय जो उन्हें उस दिन मिलने की उम्मीद थी। परंतु शहर के करीब पहुंचते पहुंचते उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके दिमाग पर ड्रिल का विचार बाहर निकाल दिया। हर सुबह की तरह जब वे ट्रैफिक जाम में फंसे तो उनका ध्यान इस तरफ गया कि आज बहुत से लोग अजीब कपड़े पहनकर घूम रहे थे। चोगे पहने लोग हर तरफ दिखाई दे रहे थे। मिस्टर डर्ली अजीब कपड़े पहनने वाले लोगों को पसंद नहीं करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे उटपटांग कपड़े पहनते हैं। उन्होंने सोचा यह कोई बेवकूफ़ी भरा नया फैशन होगा। उन्होंने अपनी उंगलियां से रिट्रायरिंग व्हील पर तबला बजाया और स्टीयरिंग व्हील पर तबला बजाया और तभी उनकी निगाहों पास में खड़े कुछ अजीब लोगों के झुंड पर पड़ी। वे लोग रोमांचित होकर आपस में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर डर्ली आग बबूला हो गए जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 तो बिल्कुल जवान नहीं थे। अरे, उस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज़्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती कि वह गहरा हरा चोगा पहने है। उसकी यह मजाल, परंतु तभी मिस्टर डर्ली ने सोचा कि शायद इसका संबंध किसी
मूर्खतापूर्ण काम से हो सकता है यह लोग किसी चीज़ के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हों। हाँ, यही होगा। ट्रैफिक फिर से चालू हो गया और कुछ मिनट बाद मिस्टर डर्ली कंपनी की ओर पार्किंग में पहुंच गए और उनका दिमाग एक बार फिर ड्रिल में उलझ गया। मिस्टर डर्ली 9वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में हमेशा खिड़की की तरफ पीठ करके बैठते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस सुबह उन्हें ड्रिल पर अपना ध्यान लगाए रखने की कठिनाई होती। वे भरी दोपहर में तेज़ी से उड़ते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए, परंतु नीचे सड़क पर खड़े लोग उन उल्लुओं को देखकर हैरान रह गए थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेज़ी से उड़कर गए तो लोग उंगली से इशारा करके मुंह फाड़े उन्हें देखते रहे। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखा था। बहरहाल मिस्टर डर्ली की सुबह पूरी तरह सामान्य गुजरी, जिसमें उल्लुओं का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने 5 लोगों को डांटा, कई ज़रूरी टेलीफ़ोन किए और वे फ़ोन पर भी चीखते चिल्लाते रहे। लंच के समय तक वे बहुत अच्छे मूड में थे। लंच में उन्होंने सोचा कि पैर सीधे कर लें और सड़क के पार सामने वाली बेकरी से अपने लिए स्वीट ब्रेड ले आएँ। चोगा पहने लोगों के बारे में वे पूरी तरह भूल चुके थे, परंतु बेकरी के पास वे एक बार फिर उनके पास से गुजरते समय मिस्टर डर्ली ने उन्हें गुस्से से घूरा। ना जाने क्यों उन्हें देखकर वे थोड़े परेशान से हो गए। ये लोग भी रोमांचित होकर कानाफूसी कर रहे थे और उनके हाथ में चंदा मांगने वाला डिब्बा भी नहीं दिख रहा था। वापस लौटते समय मिस्टर डर्ली की थैली में एक बड़ी स्वीट ब्रेड थी और जब वे एक बार फिर उन लोगों के पास आए तो उन्हें उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुनाई दिए। पॉटर परिवार का, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर डर्ली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। डर के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ देखा जैसे उनमें से कुछ पूछना चाहते हों, परंतु फिर उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने सड़क के पार दौड़ लगा दी। धड़धड़ाते हुए अपने ऑफिस में घुसे, अपनी सेक्रेटरी को फटकारा कि वह उन्हें डिस्टर्ब ना करे। झटपट फ़ोन उठाया और घर का नंबर लगभग पूरा डायल कर ही लिया था कि तभी उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वे सोच रहे थे कि नहीं, वे भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हैं। पॉटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें विश्वास था कि पॉटर नाम के ऐसे भी लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो उन्हें यह भी पता नहीं था कि उनकी भांजे का नाम हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उनका नाम हार्वे या हेराल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस डर्ली को चिंता में डालने से क्या फ़ायदा। अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा बहुत परेशान हो जाती हैं, और इसमें मिसेस डर्ली की भी क्या गलती थी। अगर उनकी अपनी बहन इस तरह की होती, परंतु फिर भी चोगा पहने लोग उस दोपहर ड्रिल पर ध्यान लगाए रखने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, और जब वे 5 बजे ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकले तो इतने परेशान थे कि गेट से निकलते ही एक आदमी से टकरा गए। सॉरी, वे हड़बड़ा कर बोले, क्योंकि उनकी टक्कर से एक ठिगना बूढ़ा आदमी लड़खड़ा कर लगभग गिर ही गया था। कुछ सेकंडों बाद जाकर मिस्टर डर्ली का ध्यान इस तरफ गया कि उस आदमी ने बैंगनी चोगा पहन रखा था। टकराने और ज़मीन पर लगभग गिर ही जाने के बाद भी वह कतई नाराज़ या परेशान नहीं दिख रहा था। इसके बजाय उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान खिली थी। उसने अपनी चिंचायती सी कपकपाती आवाज़ में कहा, और उसकी आवाज़ इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन अब